सुबह की पहली रोशनी अब भी फारस की खाड़ी के क्षितिज पर पूरी तरह नहीं फैली थी। अमेरिकी नौसेना का एक विध्वंसक पोत होर्मुज की जल संधि को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस धरती पर सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक। चाल का दल सतर्क था, घबराया हुआ नहीं, बस तैयार। क्योंकि इस हिस्से में तैयारी कोई अपवाद नहीं बल्कि सामान्य स्थिति है। और फिर वह हुआ जो कोई नहीं चाहता था, लेकिन जिसके लिए सब तैयार थे। एक ईरानी युद्धपोत, एक तेज रफ्तार हमलावर फ्रिगेट अपने गश्त के रास्ते से अलग हो गया। वह आक्रामक ढंग से आगे बढ़ा, शिपिंग लेन को काटता हुआ, रेडियो चेतावनियों को नजरअंदाज करता हुआ। और वह अकेला नहीं था, उसके पीछे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तेजगश्ती नौकाओं का एक झुंड एक ऐसी संरचना में फैल रहा था जिसे सैन्य प्रशिक्षण पाया हुआ कोई भी व्यक्ति तुरंत पहचान लेता। यह कोई भूल नहीं थी, कोई नेविगेशन की गलती नहीं थी। यह एक सुनियोजित उकसावा था। और अमेरिकी नौसेना के पास यह तय करने के लिए लगभग 3 मिनट थे कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, जो इसके बाद हुआ। और इससे भी जरूरी, क्यों हुआ। वह आधुनिक दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग के बारे में सब कुछ बताता है। और यह भी कि अगला बड़ा अंतरराष्ट्रीय संघर्ष किसी भाषण या युद्ध की घोषणा से नहीं, बल्कि किसी एक सुबह एक नाव की उस रेखा को पार करने से शुरू हो सकता है जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी सो रहा हो। इस घटना का महत्व समझने के लिए पहले भूगोल को समझना होगा। होर्मुज की जल संधि सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, यह रणनीतिक रूप से अपरिहार्य है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर यह जल संधि लगभग 33 किलोमीटर चौड़ी है। बस इतनी 33 किलोमीटर फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और उसके आगे खुले समुद्र से अलग करते हैं। इस संकरे गलियारे से प्रतिदिन 17 से 21 मिलियन बैरल के बीच तेल गुजरता है, यानी दुनिया की कुल पेट्रोलियम आपूर्ति का लगभग 20%। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इन सब की निर्यात अर्थव्यवस्थाएं इसी एक रास्ते से होकर बहती हैं। कोई वैकल्पिक पाइपलाइन नहीं है जो इतनी मात्रा संभाल सके। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खाड़ी कातिल चाहिए तो इसी जल संधि से गुजरना होगा। अब सोचिए कि यह ईरान के जरिए से क्या मायने रखता है। ईरान इस जल संधि के उत्तरी किनारे पर स्थित है। वे हजारों साल से वहां हैं और पिछले कई दशकों में उनकी सैन्य रणनीति एक क्रूर रूप से सरल विचार के इर्द गिर्द बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका को हराने की जरूरत नहीं है। बस इस क्षेत्र में काम करना इतना महंगा बना दो कि वह औचित न लगे। जल संधि को बंद करो या बंद करने की धमकी भर दो और घंटों के भीतर दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। टैंकरों के लिए बीमा दरें विस्फोट कर जाएंगी। जहाजरानी कंपनियां पीछे हट जाएंगी। जो सरकारें इन ऊर्जा निर्यातों पर निर्भर हैं, वे बिल्कुल अलग राजनीतिक हिसाब लगाने लगेंगी। महज 48 घंटे की नाकेबंदी के आर्थिक झटके लंदन से टोक्यो तक बाजारों में गूंज उठेंगे। ईरान को यह तरह की उथल पुथल मचाने के लिए किसी विमान वाहक पोत को डुबोने की जरूरत नहीं। बस पानी को इतना खतरनाक दिखाना काफी है कि यातायात अपने आप कम हो जाए। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, यह एक सुविचारित रणनीतिक सिद्धांत है। और ईरान 40 से अधिक वर्षों से इसे लागू करने के औजार तैयार कर रहा है। बहुत से लोग ईरानी सेना के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। जब वे ईरानी सैन्य शक्ति सुनते हैं तो या तो वे इसे बेहद बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं या पूरी तरह खारिज कर देते हैं। हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। ईरान की पारंपरिक समुद्री ताकत, खुले समुद्र में अमेरिकी वाहक समूह को चुनौती देने की क्षमता सीमित है। वे यह जानते हैं, वे जानबूझकर अपनी जान नहीं देना चाहते। गहरे पानी में अमेरिकी नौसेना से सीधे टकराना एक बहुत छोटा संघर्ष होगा जिसका परिणाम बिल्कुल अनुमानित होगा। लेकिन यह उनका खेल नहीं है। ईरान ने जिसमें भारी निवेश किया है उसे सैन्य रणनीति का असम्मित क्षमताएं कहते हैं। ऐसे औजार जो विशेष रूप से उथले अव्यवस्थित तटीय जल में उपयोग के लिए बने हैं, ठीक वैसे पानी में जैसा होर्मुज की जल संधि में मिलता है। झुंड बनाकर हमला करने वाली तेज नौकाएं, मोबाइल जमीनी बैटरियों से दागी जाने वाली जहाज रोधी क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, पनडुब्बियां जो तटीय उथले पानी में छिपने के लिए काफी छोटी हैं, और बढ़ती हुई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड नौसेना के
जहाजों का एक बेड़ा जो नियमित ईरानी नौसेना से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है और एक पूरी तरह अलग कमान श्रृंखला के अधीन है। यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना कोई पारंपरिक समुद्री बल नहीं है। यह मिलिशिया, विशेष बलों और समुद्री छापामार दल का एक अजीब मिश्रण है। वे अलग झंडे उड़ाते हैं, अलग नियमों के तहत काम करते हैं और ऐतिहासिक रूप से नियमित ईरानी नौसेना की तुलना में आक्रामक कदम उठाने के लिए कहीं अधिक तैयार रहे। वे ही थे जिन्होंने व्यावसायिक टैंकरों को परेशान किया, वे ही थे जिन्होंने विदेशी जहाजों को जब्त किया, और वे ही हमारी आज की कहानी के केंद्र में है। उस सुबह यही रिवॉल्यूशनरी गार्ड का फ्रिगेट था, तेज हमलावर नौकाओं के एक समूह के साथ, जो अमेरिकी विध्वंसक की तरफ आक्रामक ढंग से बढ़ रहा था। और यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित थी। कोई अकेला जहाज अपनी मर्जी से नहीं चल रहा था। यह समन्वित था। कई वाहन, विशिष्ट संरचनाएं, अंतरराष्ट्रीय चैनलों पर रेडियो मौन। किसी ने यह योजना बनाई थी। सवाल यह था कि वे कितना आगे जाने को तैयार थे। अमेरिकी विध्वंसक ने ईरानी फ्रिगेट को लगभग 20 मिनट तक नजर में रखा। उससे पहले की स्थिति गंभीर हो गई। युद्ध सूचना केंद्र की निगरानी टीम संपर्क पर नजर रख रही थी। मानक प्रक्रिया कमांडिंग अधिकारी को सूचित किया जा चुका था। खतरे का स्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी अधिकतम नहीं। फिर तेज नौकाओं ने फैलना शुरू किया। सैन्य भाषा में इसे झुंड हमला कहते हैं। कई छोटे तेज वाहन किसी लक्ष्य के चारों ओर फैल जाते हैं ताकि रक्षात्मक प्रतिक्रिया को कठिन बनाया जा सके। यह एक ऐसी रणनीति है जिस पर ईरान ने वास्तव में सिद्धांत प्रकाशित किए हैं। वे इसे छिपाते नहीं। विचार यह है कि किसी रक्षक को एक साथ कई खतरों से निपटने पर मजबूर किया जाए और इस प्रक्रिया में उसके बिंदु, रक्षा प्रणालियों और निर्णय क्षमता दोनों को एक साथ चरमरा दिया जाए। विध्वंसक के कप्तान के पास निर्णय का भूत संकरा दरवाजा था। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून जहाजों को आत्मरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन घातक बल के उपयोग से पहले शत्रुतापूर्ण इरादे का स्पष्ट प्रमाण भी मांगता है। चेतावनी के गोले, रेडियो चेतावनियां, दृश्य संकेत एक क्रम है जिसका पालन करना होता है, और उस क्रम का पालन करने में समय लगता है। वह समय जो शायद हो नजबुन तेज नौकाओं में से किसी एक पर विस्फोटक हो, यही वह हिस्सा है जिस पर पर्याप्त बात नहीं होती। उस युद्ध सूचना केंद्र में मानवीय दबाव असाधारण था। हर निर्णय की बाद में वकीलों, कमांडरों, संसदीय निगरानी समितियों द्वारा जांच होगी, और जो व्यक्ति वह निर्णय ले रहा है उसके पास शायद 90 सेकंड हो। विध्वंसक ने कई चैनलों पर चेतावनियां भेजी। ईरानी वाहनों से कोई प्रतिक्रिया नहीं। संकेत रॉकेट दागा गया। तेज नौकाएं आगे बढ़ती रहीं। लगभग 400 मीटर की दूरी पर, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री दिशा निर्देशों द्वारा खतरनाक निकटता के रूप में परिभाषित सीमा के भीतर था, विध्वंसक के चालक दल ने अपने किनारे के हथियारों को तैनात कर दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, और ठीक यहीं ईरानी फ्रिगेट ने अपना दांव चला। फ्रिगेट का फायर कंट्रोल रडार सक्रिय हो गया। सर्चर डार नहीं, फायर कंट्रोल रडार, जो हथियार मार्गदर्शन के लिए किसी विशिष्ट लक्ष्य को ट्रैक करता है। विध्वंसक की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तुरंत जाग उठी। हर अलार्म, हर चेतावनी, इसमें कोई स्पष्टता नहीं थी। विध्वंसक के कमांडिंग अधिकारी ने ईरानी जहाज के लक्ष्य अधिग्रहण अनुक्रम पूरा होने से पहले एक तत्काल और आनुपातिक प्रतिक्रिया को अधिकृत किया। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग ने ईरानी लक्ष्य अधिग्रहण रडार को बाधित कर दिया। एक साथ निकट में काम कर रहे वाहक समूह ने, जो पूरी स्थिति पर नजर रख रहा था, उन विमानों को लॉन्च किया जो पहले से हवा में थे और युद्धक वायुगश्त कर रहे थे। ईरानी फ्रिगेट को अचानक एहसास हुआ कि फायर कंट्रोल रडार सक्रिय करके उसने खुद पर एक विशाल निशाना बना लिया है। उसने पैंतरेबाजी शुरू की। बहुत देर हो चुकी थी। मिनटों के भीतर वह ऊपर विमानों और एक दूसरे अमेरिकी सतह जहाज के बीच घिर गया था, जिसे संघर्ष के दौरान पुनर्स्थापित किया गया था। तेज नौकाएं अलग हो गईं, वे बिखर गईं। ईरानी फ्रिगेट ने एक भारी प्रतिकूल रणनीतिक स्थिति का सामना करते हुए अपना फायर कंट्रोल रडार बंद किया और क्षेत्र से पीछे हट गया। कोई गोली नहीं चली, कोई जहाज नहीं डूबा, किसी भी पक्ष का कोई नाविक नहीं मरा। लेकिन इस बारे में कोई भ्रम न रखें,
एक सीमा पार की गई थी और जो इसके बाद हुआ वह शायद टकराव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। टकराव लगभग 12 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन प्रतिक्रिया अगले घंटों में सामने आई और यही निवारण सिद्धांत वास्तविक रूप लेता है। अग्र संयुक्त राज्य अमेरिका ने फायर कंट्रोल रडार लॉक को बिना जवाब के जाने दिया होता। अग्र ईरानी फ्रिगेट को वह करने दिया होता जो प्रभावी रूप से एक अमेरिकी युद्धपोत पर लक्ष्य अधिग्रहण हमला था, और फिर बिना किसी परिणाम के घर जाने दिया होता तो क्षेत्र के हर दूसरे अभिनेता को संदेश जोर से और साफ पहुंचता। अमेरिकी जहाजों को परखने की कोई कीमत नहीं, दोबारा करो, अगली बार और आक्रामक होकर करो। यह एक ऐसा संदेश है जो नहीं भेजा जा सकता, इस क्षेत्र में नहीं, इस जल संधि में नहीं। अमेरिकी प्रतिक्रिया कई चैनलों पर एक साथ आई। कूटनीतिक रूप से थोड़े ही समय में पर्दे के पीछे संचार हुए। संदेश विशिष्ट और स्पष्ट था। रिवॉल्यूशनरी गार्डबलों ने अभी जो किया वह एक संप्रभु युद्धपोत के खिलाफ लक्ष्य अधिग्रहण हमला था। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोहराने पर सीधी किनेटिक प्रतिक्रिया होगी। सैन्य रूप से वाहक समूह ने खुद को पुनर्स्थापित किया, पीछे हटने के रूप में नहीं बल्कि पुनर्गठन के रूप में। बलों को इस तरह स्थानांतरित किया गया कि जल संधि की कवरेज अधिकतम हो। साथ ही यह किसी भी ईरानी निगरानी के लिए दृश्य रूप से स्पष्ट था कि अमेरिकी रुख काफी अधिक दृढ़ हो गया है। अधिक विमानों को सतर्कता पर रखा गया। सतह के जहाजों ने अपनी संरचना को ओवरलैपिंग रक्षात्मक कवरेज बनाने के लिए समायोजित किया। पूरे संघर्ष का डेटा, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, रडार आवृत्तियां, हर शामिल ईरानी वाहन के आंदोलन के पैटर्न संसाधित, सूचीबद्ध और एक खतरे के डेटाबेस में जोड़ा गया। यह डेटाबेस अगली बार इसी तरह के पैटर्न को तेजी से पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने में काम आएगा, क्योंकि अगली बार होगा। इस क्षेत्र में हर कोई यह जानता है। रणनीतिक विवरणों से एक कदम पीछे हटकर देखें तो यह घटना संरचनात्मक रूप से क्या दर्शाती है। होर्मुज की जल संधि कोई ऐसी संकट नहीं है जिसे सुलझाया जाएगा। इसका कोई समापन बिंदु नहीं है। यह दो मूलभूत रूप से असंगत रणनीतिक हितों के बीच एक चल रही, स्थायी, थका देने वाली प्रतिस्पर्धा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह जल संधि खुली चाहिए। ईरान का सबसे शक्तिशाली उत्तोलन पूरे क्षेत्र पर उसकी इस खुलेपन को धमकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी पक्ष गायब नहीं होगा, किसी भी पक्ष के हित नहीं बदलेंगे। जो बदलता है वह है संघर्ष का प्रबंधन। यह निरंतर अंशांकन कि हर पक्ष कितना दबाव डालता है, दूसरा पक्ष कैसे प्रतिक्रिया देता है, कौन से संकेत भेजे जाते हैं और कौन सी सीमाएं इतनी स्पष्ट रहती हैं कि कोई भी पक्ष गलती से उन पर ठोकर न खाए। जो घटना हमने देखी वह वास्तव में इस प्रबंधन प्रणाली के काम करने का एक सफल उदाहरण है। एक खतरनाक उकसावे का जवाब एक मापा हुआ, भारी लेकिन घातक नहीं प्रतिक्रिया से दिया गया। कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ, कोई नाविक नहीं मरा। जल संधि खुली रही, इस पल भी उसमें से जहाज गुजर रहे हैं। लेकिन यहां असहज सच्चाई है, इस परिणाम के लिए सब कुछ सही होना जरूरी था। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को फायर कंट्रोल रडार को काफी जल्दी पहचानना था। कमांडिंग अधिकारी को अत्यधिक समय के दबाव में सही निर्णय लेना था। विमानों को पहले सेवा में होना था। ईरानी कमांडर को रणनीतिक स्थिति का सही आकलन करना था और तनाव बढ़ाने की बजाय घटाना था। इनमें से कोई एक कारक गायब हो और बातचीत बिल्कुल अलग होती। ईरान की क्षमताएं स्थिर नहीं हैं। वह लंबी दूरी की जहाज रोधी मिसाइलें, परिष्कृत ड्रोन झुंड और पानी के नीचे की क्षमताएं विकसित करता जा रहा है, जो विशेष रूप से संकरे पानी में सतह के जहाजों में अमेरिकी नौसेना की श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए बनाई गई है। किसी एक संघर्ष में अमेरिकी नौसेना का लाभ अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वातावरण में काम करने का संचयी दबाव हमेशा सतर्क, हमेशा निवारण और उकसावे के बीच की खाई को संभालते हुए एक ऐसा बोझ है जो किसी रक्षा बजट में नहीं दिखता। इस विश्लेषण को बंद करने से पहले एक बात कहने लायक है जो रणनीतिक विश्लेषणों में शायद ही कभी कही जाती है। उस विध्वंसक पर सवार नाविक, वे पुरुष और महिलाएं, उस युद्ध सूचना केंद्र में एक ऐसी सुबह जो एक सामान्य पारगमन के रूप में शुरू हुई थी। वे निर्णय नहीं लेते जो उन्हें होर्मुज की जल संधि में लाते हैं।
वे विदेश नीति नहीं बनाते। वे यह तय नहीं करते कि दशकों से सुलगते भू राजनीतिक विवाद में बल का कितना स्तर उचित है। वे बस आते हैं, बिना थके प्रशिक्षण लेते, तैयारी बनाए रखते हैं, और जब एक फायर कंट्रोल रडार उनके जहाज को लॉक करता है तो वे उन प्रक्रियाओं को लागू करते हैं जिन्हें उन्होंने हजारों बार अभ्यास किया है, एक एकाग्रता और व्यावसायिकता के साथ जिसकी अधिकांश लोग पूरी तरह सराहना कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकांश लोग इसके बारे में कभी सुनेंगे ही नहीं। ये संघर्ष शाम की खबरों में नहीं आते। आधिकारिक बयान अगर आते भी हैं तो अस्पष्ट होते हैं। परिचालन सुरक्षा, कूटनीतिक विचार, सरकारों की वह मौन प्राथमिकता कि प्रकाशित करने की बजाय तनाव घटाया जाए। लेकिन ये घटनाएं उससे कहीं अधिक बार होती हैं जितना कोई सोचता है, और हर बार जब इनमें से कोई बिना हताहत के समाप्त होती है, बिना किसी डूबे जहाज के, बिना किसी शुरू हुए युद्ध के, बिना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग में किसी जलते टैंकर के, यह हजारों घंटों के प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करती है, रक्षा में अरबों के निवेश का, और उन लोगों का जो ऐसी परिस्थितियों में असाधारण रूप से अच्छा काम करते हैं जिनकी कल्पना हम में से अधिकांश नहीं कर सकते। होर्मुज की जल संधि अभी खुली है। यह कोई स्वाभाविक बात नहीं है, यह एक परिणाम है। यह जल संधि केवल एक भूगोल का पाठ नहीं है या सैन्य इतिहास का एक फुटनोट नहीं है। यह एक सक्रिय चल रहा फ्लैश पॉइंट है, जहां सेकंड के अंशों में ले गए निर्णयों के परिणाम पेट्रोल की कीमतों में, विश्व व्यापार में, कूटनीतिक संबंधों में और दोनों पक्षों के नाविकों के जीवन में महसूस किए जाते हैं। उस बहुत तनावपूर्ण और बहुत संकरे पानी के दोनों किनारों पर यह समझना कि ये टकराव क्यों होते हैं, इन्हें कैसे संभाला जाता है और दोनों पक्षों के पीछे कौन सी रणनीतिक तर्क है, यह सिर्फ सैन्य जिज्ञासा नहीं है। यह समझना है कि आधुनिक दुनिया में शक्ति वास्तव में कैसे काम करती है, भाषणों और शिखर सम्मेलनों के जरिए नहीं, बल्कि रडार, लॉक और प्रतिक्रिया की खिड़कियों और उन कमांडिंग अधिकारियों के जरिए जो ऐसे निर्णय लेते हैं जो कभी खबरों में नहीं आते।